बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मौसम सरमा में 3 माह के लिए बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान किया है। आज वज़ीर आज़म ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी में पूरे पाकिस्तान में घरेलू कमर्शियल सार्फिन को जो है वो बिजली की रियायती कीमतों पर टैरिफ दिया जाएगा। जो बिजली इजाफी इस्तेमाल होगी उस पर फ्लैट 26 रुपए 74 पैसे फी यूनिट की कमी की गई है। एक बड़ा इकदाम किया गया है। इसके अलावा घरेलू सार्फिन के लिए 11 रुपए 42 पैसे से लेकर 26 रुपए 7 पैसे, जबकि जो सनती सार्फिन है उनके लिए 5 रुपए 72 पैसे से कम करके 15 रुपए 5 पैसे तक कि ये रियायत दी गई है मुख्तलिफ स्लैब्स के लिए। और इसके अलावा जो कमर्शियल सार्फिन हैं उनके लिए जो ये सहूलत दी गई है वो 13 रुपए से 22 रुपए तक की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में ये खातिर खा कमी है। एक तो ये आज का एक अहम ऐलान था जो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने किया। फिर दूसरी जानिब हमने देखा कि इस हफ्ते आलमी सतह पर और मुल्की सतह पर अहम पेशरफ्त हुई। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप ने 132 साल अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की विक्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ा और 2016 में जीतने के बाद 2020 में प्रेसिडेंसी हारे और 2024 में जामे शिकस्त दी उन्होंने अपनी मद्दे मुकाबिल जो अमेरिका की मौजूदा नायब सदर हैं कामला हैरिस। और अब रिपब्लिकन पार्टी को कांग्रेस सेनेट में बढ़तरी हासिल है। इसके क्या मुमकिन बिल वास्ता और बिला वास्ता तौर पर असरात मुरतब होंगे? पाक अमरीका ताल्लुकात पर सियासी रद्दअमल भी सामने आया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान सदर मुमलिकत ने उनको मुबारकबाद दी, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की बड़ी ऑपोजिशन की जमात पीटीआई में खुशी की लहर भी दौड़ी हुई है। वो भी जानेंगे कि इसकी क्या वजह है। फिर इसी वीक में हमने देखा बड़ी अहम कानून साजी हुई। आपने ये भी देखा कि पार्लियामेंट ने कसरत राय से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34, जबकि तीनों सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल से बढ़ाकर उसको 5 साल करने का बिल पास किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की तादाद भी 9 से बढ़ाकर 12 की गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरामीम की गई। फिर आईनी बेंच भी बना और जस्टिस अमीनुद्दीन पाकिस्तान की तारीख में जो पहला नया आईनी बेंच बना है 26वीं तरमीम के तनाजर में उसकी सरबराही करेंगे। कल 9 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वाबी खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज जारी है। क्या आइंदा का लाएअमल होगा और क्या नयापन होगा इस एहतजाज में जो माजी के रहे हैं? इन तमाम उमूर पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ बहुत ही नुमाइंदा शख्सियात शरीक गुफ्तगू हैं। उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया है इख्तियार वली खान साहब ने स्काइप वीडियो लिंक पर, मुशतबीक नवाज के मरकजी रहनुमा। सर आपका बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन किया है। जुनेद अकबर साहब ने टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और इस्लामाबाद स्टूडियोज में तारिक अजीज मारूफ सहाफी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों मौजूद को फॉर्मल वेलकम। मैं आप लोगों की इजाजत से इख्तियार वली साहब आपसे बात करना चाहूंगा। अमरीकी सदारती इंतखाब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जीत लिया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब ने मुबारकबाद के मैसेजेस दिए। कल फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन ने हमारी पॉलिसी भी बयान कर दी है। ताहम एक राय पाई जाती है बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक्स पाकिस्तान फैक्टर्स हैं जो अमेरिका में है, लंदन में, और उनका यह ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बानी चेयरमैन पीटीआई को जेल से बाहर लाने में किरदार अदा करेंगे बहसियत पीएमएलएन लीडर। आप किस तरह देखते हैं इस डेवलपमेंट को? थैंक यू वेरी मच अनवार साहब। देखिए, सबसे पहले बात यह ना कि इन लोगों ने तो अपनी लॉबिंग फर्म्स भी हायर की थी। अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेसमैन ने एक लेटर भी लिखा हुआ था पाकिस्तान से जितना ये 4.25 साल में और फिर खैबर पख्तूनख्वा में ये 11 साल में दौर इक़्तिदार में जितना माल इन्होंने इकट्ठा किया वो इन्हीं शरारतों पे और इन्हीं कामों पे ये लगाते हैं। अब वहां पे उनको पैसे लगा के उनसे खत लिखवाए। अब उसके बाद फिर इन्होंने, अगर आपको याद हो तो, एक जेब से लेटर निकालकर, जब इमरान खान खड़ा हुआ था स्टेज पर और वो कह रहा था कि ये साइफर है, अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश की है और क्या हम कोई गुलाम है, जो कहो वो हम मान लें क्या? सर लेकिन वो तो बाइडेन इंतजामिया थी ना सर, वो इख्तियार वली साहब, सर वो मौजूदा हुकूमत थी ना डेमोक्रेट्स की। ये पाकिस्तान की आवाम को अमेरिका से काम है, बाइडेन इंतजामिया, ट्रंप इंतजामिया, वो इंतजामिया जो भी हो, लेकिन एंटी अमेरिकन स्लोगन लगाकर पब्लिक की सिंपैथीज इन्होंने गेन करने की कोशिश की, जिसमें ये काफी हद तक कामयाब भी हुए। अच्छा। अब जहां पर ये एब्सोल्युटली नॉट का इन्होंने एक स्लोगन लगाया और गाड़ियों पे स्टिकर लगाते थे और पूरी दुनिया को ये बताते होते थे, पाकिस्तान में स्पेशली,
कि ये जितनी पार्टियां हैं, जितने लीडर हैं, ये सब अमरीकी गुलाम है और एक ये शेर का बच्चा जो है ये इमरान खान है। लेकिन आपने देखा कि इलेक्शन के बाद जुल्फी बुखारी मेरे ख्याल में जिस रफ्तार से पहुंचे हैं ट्रंप साहब के पास, इतनी रफ्तार से शायद किरामुल कातिबीन भी नहीं पहुंचते। और वो उनको मुबारकबाद देते, साथ ही कहें कि जी हमारा लीडर जो है तो वो जेल में पड़ा है तो उसको छुड़ाने का कोई बंदोबस्त करे, प्रेशर डलवाए। अब ये इंटरवेंशन है, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ये है। अगर ये इस तरह करेंगे तो सबसे पहले मैं इनको ये बता दूं कि आई एम द विटनेस कि मैंने उस वक्त नवाज शरीफ को देखा था जब ये 1998 का दौर था और मई का महीना था, जब अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के फोन आ रहे थे, मुशाहिद हुसैन सैयद वाज रिसीविंग द फोन कॉल्स और उसको यही कहा जाता था कि जी प्रेसिडेंट क्लिंटन का फोन है, तो पता था कि वो कह रहे कि आपने एटमी धमाके नहीं करने। और नवाज शरीफ का वो जवाब मैंने सुना था कि कह दे उनको आई एम बिजी इन द मीटिंग। तो उसके बाद फिर क्या हुआ वो भी तो आप समझते हैं कि 2024 में भी ऐसी सूरत ख्याल बन सकती है, बल्कि 2025 में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो बहैसियत अमरीकी सदर जनवरी 2025 में इख्तिदार में आएंगे। सर आपकी इजाजत से शौकत यूसुफजई साहब से भी इसका जरा मौक़िफ़ ले लेते हैं। लेके एक जुमला कहता हूँ, तराजू के दो पलड़े हैं, एक में एटम बम डाल दें, एक में इमरान खान को डाल दें। लेकिन मेरे ख्याल में जो एटम बम का केस था वो बहुत बड़ा था। ये तारिक अजीज साहब आपसे जानना चाहूंगा, आप किस तरह देख रहे हैं? आपने इख्तियार वली साहब का तो पूरा आर्गूमेंट सुन लिया, आप समझते हैं कि जुल्फी बुखारी साहब को उन्होंने जिक्र किया, शहबाज गिल साहब बड़े एक्टिव हैं, इसके अलावा जो है वो दीगर और भी रहनुमा जो है वो प्रोएक्टिवली रिएक्ट कर रहे हैं, ये जो एक उम्मीद पाई जाती है इसकी क्या वजह है? थैंक यू अनवार साहब, आपने मुझे मौका दिया। ये एक खुश फहमी की बुनियाद है इसके ऊपर। मैं बताऊं जितने अच्छे ताल्लुकात अगर ट्रंप के इमरान खान के साथ हैं, जैसा कि कहा जाए जो उनकी दामाद से दोस्ती है, उनसे दोस्ती है, उनके फैमिली टाइम्स हैं, उनके बिजनेस पार्टनर हैं, जो भी है जुल्फी बुखारी साहब का, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब तो कतक इमाजत, वो तो कहते हैं उनके साथ बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी। जी उनके बाद केमिस्ट्री थी, लेकिन लोग थोड़ा हिस्ट्री भूल जाते हैं। जब ये ट्रंप पहली दफ़ा बने थे 2016 में, आपको याद होगा, तो उन मियाँ नवाज शरीफ ने मुबारकबाद की कॉल की थी और नवाज शरीफ साहब के साथ जो उन्होंने गुफ्तगी की थी और पाकिस्तान के हवाले से और जो ट्वीट की थी, अब वो लोग भूल जाते हैं। उनके उस लेवल के साथ ताल्लुकात जो है सबके साथ होते हैं। मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो उन्होंने गुफ्तगू की थी आज भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, वो सबसे ज़्यादा फ्रेंडली और अच्छे ताल्लुकात की थी, शायद उतनी खान के साथ भी ना हो। क्योंकि PTI का एक है कि उनकी कामयाबी है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं और वो उनको बात को बतंगड़ बनाना और प्रोपेगेंडा करना, इसमें वो मास्टर है। तो उन्होंने कहा आज बड़े ताल्लुकात हैं, ये है वो है, फलां है। आप समझते हैं इम्पैक्ट नहीं आएगा? कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ हमारी अदालतें हैं, पाकिस्तान का सिस्टम है मौजूद है, वहाँ मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। जब यहाँ से होगा तो बाकी आप ये कभी नहीं होता कि वहाँ से फ़ोन आएगा। इसलिए मैंने सवाल किया आपके सामने कि 62 अमरीकी कांग्रेसमैन ने हालिया जिन्होंने लेटर भी लिखा है अपने सदर को, जो मौजूदा है, उनकी लॉबिंग, बाइडेन साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है कि PTI ने वहाँ पे एक लॉबिंग फर्म की हायर की हुई है और डॉलर्स वहाँ पे खर्च कर रहे हैं, पैसे देते हैं, आर्टिकल लिखवाते हैं। इसमें कोई उनकी एक कैंपेन है, उस कैंपेन का हिस्सा है उनकी कामयाबी की सत्ता के कोई बड़ी अच्छी आप समझते हैं कैंपेन चला सकते हैं? कैंपेन उन्होंने चलाई हुई है। खान के आर्टिकल, अब वो जेल में बैठे, उनके आर्टिकल भी छपते हैं, दुनिया के तमाम छपे होते हैं, तो उनका मौक़िफ़ सामने आ जाता है। तो ये उनके लिए अपोजिशन जमातों का यही होता है ना, अपोजिशन जो बैठी होती है उसने क्या करना होता है, उन्होंने अपने आप को जिंदा रखना होता है, वोटर कंटेक्ट रखना होता है, एक उम्मीद देनी होती है, एक होप देनी होती है। ओके, जुनैद अकबर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली। जुनैद अकबर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इख्तियार वली साहब से मैं गुफ्तगू कर रहा था, उसके बाद तारिक अजीज साहब जो जर्नलिस्ट है बात कर रहे थे। जुनैद साहब आपसे मैं जानूंगा, थर्ड टाइम आप माशाल्लाह पाकिस्तान के पार्लियामेंट के मेंबर बने हैं, क्या कहेंगे अमरीकी सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद? एक तो रिएक्शन आ रहा है वर्ल्ड ओवर, एक पाकिस्तान के अंदर भी बहस छिड़ी हुई है और बिलखसूस आपकी जमात के जो एक्सपेक्ट जो हैं चैप्टर्स हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ी हुई है और उनका कहना यह है, मानना यह है कि जुल्फी बुखारी साहब ने भी कहा कि उस सिलसिले में डोनाल्ड ट्रंप साहब से बात करेंगे। आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई किरदार अदा कर सकते हैं बानी चेयरमैन PTI की जेल से रिहाई या उन्हें उनके लिए आसानियां पैदा करने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। एक तो ये है कि आपने फरमाया कि मेरी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ी, बिल्कुल हमारी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ी है, लेकिन वो ट्रंप की जीत की वजह से नहीं, वो बाइडेन इंतजामिया की हार की वजह से, उसकी पार्टी की हार की वजह से, उनकी बाइडेन इंतजामिया उसकी पार्टी खान की हुकूमत गिराने में शामिल थी, तो उसकी शिकस्त पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और हमें खुशी है कि
दूसरी ये है कि ट्रंप को कोई किरदार अदा करना ही नहीं चाहिए था। हमें हमारे इदारे हैं, हमारी अदालतें हैं। अच्छा। अलबत्ता हुकूमत परेशान है, वो इदारे, क्योंकि वो लोग जिन्होंने पहले ट्वीट किए थे आज वो अपनी ट्वीट डिलीट कर रहे हैं, जो पहले स्पीचेस की है आज वो सोशल मीडिया से वो वही निकाल रहे। तो परेशान हुकूमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है कि न तो ट्रंप से कोई उम्मीद है, इमरान खान पहले भी अल्लाह ताला और पाकिस्तान के अवाम पे जो है उसका ईमान था कि वो इंशाल्लाह उसी की सपोर्ट से इंशाल्लाह वो निकलेंगे। और अदालतों से हमारा पहले भी था और आज भी है कि पाकिस्तानी अदालतें बावजूद उसके कि हुकूमत उसको कंट्रोल कर रही है अपने लेकिन जुनेद साहब, आपने कहा कि आप लोगों को कैमला हारिस ज़रबत डेमोक्रेट्स की रहनुमा इस इलेक्शन में थी, जो नायब सदर भी हैं, उनकी शिकस्त पे ज़्यादा खुशी है, ट्रंप साहब की जीत पर इतनी खुशी नहीं है। लेकिन आप लोगों ने लॉबीज़ के ज़रिए 62 कांग्रेसमैन से ख़त तो लिखवाया था सर, मौजूदा सदर जो बाइडन को, खान साहब की रिहाई के हवाले से। तो आप लोगों ने अमेरिका में अप्रोच तो किया हुआ है ना जुनेद साहब? नहीं, हमने नहीं किया था। हमारे पाकिस्तानी है वहां पर, वो अपने एमपी को जिससे वो वोट देते हैं, पाकिस्तानी नजात जो वहां पर अमेरिका में रहते हैं। शहबाज गिल साहब हैं वो आपकी यहाँ पर पार्टी के वजीर आजम के। शाहबाज गिल साहब की अगर वो बहुत स्ट्रांग, इतनी स्ट्रांग है कि वो अगर 62 एमपी को जो है वो कन्विंस कर सकते हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है हुकूमत को हुकूमत छोड़नी चाहिए। फिर शहबाज शरीफ की जगह शहबाज गिल को बिठा दे, क्योंकि मेरे ख्याल उससे ज्यादा उसकी जो है असर भी है और वो उसको कन्विंस कर सकते हैं। और अमेरिका में चंगा मांगा की सियासत नहीं होती कि यहाँ पे मेंबरान को खरीद के वहां पर बिठाया जाता है, उसको पैसे दिए जाते हैं, उसके जो है वो ब्रीफकेस लिए जाते हैं। और खरीद फरोख्त जिस तरह यहाँ पर पाकिस्तान में होती है, जिस तरह हमने देखा 25वीं तरमीम में होती है, तो अगर ये कोई ये समझ रहा है और कोई ये समझ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी स्ट्रांग है कि हुकूमत के पास आप वसाइल भी है, हुकूमत की जो है वहाँ पर एमबीसी भी है, वहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग, उसको बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलती ही, और फिर भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे वर्कर, हमारे वोटर इतने स्ट्रांग है कि वो अमेरिका के इलेक्शन पे असरअंदाज हो सकते हैं या वहाँ की कांग्रेस पे असरअंदाज हो सकते हैं, तो मेरा ख्याल ये बहुत बड़ी कामयाबी हमारी है। और हुकूमत को फिर शर्म आनी चाहिए कि वो उस पोजीशन पे बैठे हैं, न उसकी फॉरेन पॉलिसी है, न उसकी राबते। अगर वहां पर हम इस पोजीशन में अगर इतनी स्ट्रांग है तो फिर हुकूमत हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि हमें मैंडेट भी मिला है और लोगों की सपोर्ट भी है। अगर दुनिया में भी हमारी बात सुनी जाती है और मुल्क भी आवाम की भी हमें सपोर्ट है, तो फिर मेरा ख्याल है हुकूमत वक्त जाया न करे और मैंडेट जिसका है उसके हवाले कर। ओके, मेरे साथ रहेगा। मैंने आपसे 9 नवंबर के हवाले से पूछा, लेकिन जो आपने नुकात उठाए, इख्तियार वली साहब आपने गुफ्तगू सुनी जुनैद अकबर साहब की, उन्होंने कहा अगर हम इतने बाअसर हैं अमेरिका और पाकिस्तान में, तो फिर आपके पास तो वसाइल भी हैं, आपके पास सफारत खाने भी हैं, हुकूमत भी है, फिर ये क्यों कर इस हवाले से राय पाई जाती है। और दूसरा उनका, उनमें खुशी की लहर दौड़ी है, बिल्कुल माना है जुनैद अकबर साहब ने, लेकिन वो कैमला हैरिस की शिकस्त पे आई है। इख्तियार साहब, ये जो इन्होंने कमेंट किया ना कि ट्रंप की जीतने पर खुशी नहीं है और उस पे खुशी नहीं है, जो कमला हारिस है उसकी हारने पे खुश हैं, तो ये तो वो कभी खुशी कभी गम वाला वो सीन हो गया ना, कि ना इनको ये पता है कि हम खुश हैं, ना इनको ये पता कि हम उदास हैं, लेकिन इनफैक्ट ये अंदर ही अंदर खुश हैं। जहां तक जुनैद अकबर भाई ने बात की ना कि हमारी पार्टी के कारकुन है वहां पर और तंजीम है या फेम है हमारे लीडर की, तो इस तरह नहीं है जुनैद साहब। बात ऐसी है, ये पैसे हैं, ये डॉलर्स हैं, मनी टॉक्स। आपने 3 लॉबिंग फर्म्स हायर की हैं। इफ यू डोंट नो तो आप कभी मेरे साथ बैठिए, मैं आपको बता देता हूं। 3 लॉबिंग फर्म वो हैं जिसका मुझे पता है, मे बी इसके अलावा 10 और भी हों। वो पैसे जो 190 मिलियन पाउंड की चोरियों में निकाले गए, जिससे तोशा खाना कंगाल किया गया, जिससे 11 साल में खैबर पख्तूनख्वा को 1250 अरब रुपए का मकरूज किया गया, जिस तरह पोस्टिंग और ट्रांसफर करोड़ों रुपए में होती थी, वो पैसे अब डॉलरों में कन्वर्ट होके वहां पर लॉबिंग फर्म्स में इस्तेमाल होती है। और ये आप माने ना माने, ये दुनिया को पता है, एक दुनिया को पता है। आप ये कहते हैं ना कि गवर्नमेंट की अगर ये कैपेसिटी नहीं है, हमें शर्म आनी चाहिए कि हमने इस तरह नहीं किया। हाँ, हमें इस तरह काम करने पे शर्म वाकई में आती है, इसीलिए हम ऐसे काम नहीं करते। हमें हमारी जो कन्वेंशनल टाइप ऑफ पॉलिटिक्स उसको कहते हैं ना, उसमें प्रीपेड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नहीं है। हमारे पास सारे वॉलंटियर्स हैं, आपके पास सारे तनख्वाहदार हैं,
मरात याफ्ता तबका खैबर पख्तूनख्वा का खजाना आपकी पूरी सियासत को, पीटीआई की सियासत को फीड करता होता है। क्या मुझे नहीं पता? आपको नहीं पता? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन हमारे पास जो लोग हैं वो वॉलंटियर हैं, और हम ये काम कभी नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के खजाने के पैसे उठाकर उससे लॉबिंग फर्म्स उठाएंगे और उनको बोलेंगे कि अब हमारे खत में खत का जवाब लिखो। नो, हमारे अपने पार्लियामेंटेरियन, सही। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मेंबर्स उस खत का जवाब देंगे और उसकी अहलियत रखते हैं। ओके सर, मैं एक और टॉपिक पे भी आऊंगा, इख्तियार साहब मेरे साथ ही रहेगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, जुनैद अकबर साहब, कल 9 नवंबर है, स्वाबी में आप लोग इज्तिमा करने जा रहे हैं, क्या नया लाएमल देंगे वहां पर? और दूसरा, जो माजी का एहतजाज जो है उससे कितना ये मुख्तलिफ होगा? भाईजान, हम एक जमहूरी पार्टी है और जमहूरी पार्टी को ये हक होता है कि जिस जगह पे वो जलसा करना। ये अलग बात है कि हमें वो जलसे की इजाजत नहीं मिलती, जिस तरह क्वेटा में वो जिस तरह हुआ। रियासती इदारे और रियासत से लोग नाराज है, और इसमें अगर इस तरह की एक्टिविटी है तो मेरा ख्याल ये खुशाइन बात थी। लेकिन आज रियासत ने यह साबित किया है कि हम बेशक हमारी नफरत जो है लोगों को मजीद बढ़े, लेकिन फिर भी हमने जो है अपनी अना और जिद को जो है अपने सामने रखना है। और इसी तरह की किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हमें तो चाहिए था कि सपोर्ट करते, क्योंकि वहां पर जो है लोग नाराज है रियासत से, वो पॉलिटिकल पार्टियों से नाराज है, वो जमहूरियत पे यकीन नहीं, उसका पार्लियामेंट पे एतमाद खत्म हो गया। तो इस तरह की चीजें, जिस तरह भुट्टो की वही पार्टी जो जमहूरियत की बात करती है, जो आइन की बात करती है, आज उसने आपने देखा। तो इंशाल्लाह वहां पर हम अपने नए लाएअमल का ऐलान करेंगे और हम एहतजाज हमारा बुनियादी नया लाएअमल किन खतूत पे होगा? मैं जानना चाह रहा हूँ बेसिक नुक्ता क्या है उस नया लाएअमल का? खान साहब की रिहाई है, 26वीं तरमीम के हवाले से है, किन नुकात पे आप लोग करने जा रहे हैं? हम तो रूल ऑफ लॉ के लिए हम करते हैं, हम खान साहब की रिहाई के लिए भी इंशाल्लाह उसमें होगा। जिस तरह रियासत जो जबर जुल्म करता है, जिस तरह MNS कोर्ट आते हैं, जिस तरह हमारे वर्कर कोर्ट आते हैं, जिस तरह FIR काटते हैं, तो हम अपने मैंडेट की वापसी के लिए भी ये इस्लामाबाद आएंगे या वहीं पर आप रहेंगे स्वाबी में? आज इंशाल्लाह वो नेक्स्ट डेट का हम ऐलान करेंगे इस्लामाबाद आने का। तो इंशाल्लाह स्वाबी में सिर्फ एक दिन का जलसा होगा। अच्छा, ये बहुत बड़ा जलसा। अच्छा, ये आपने अहम नुक्ता उठाया कि सिर्फ एक दिन का जलसा है, वहां पर पड़ाव नहीं डालेंगे? नहीं, पड़ाव नहीं डालेंगे। अच्छा, मेरे साथ रहेगा तारिक अजीज साहब, वो कह रहे हैं जमहूरी राइट है हमारा, वो तो उनकी बात सही है, प्रोटेस्ट करना, और उनका हम जो है वो नए लाएअमल का ऐलान करेंगे, उसमें खान साहब की रिहाई भी है, इनके MNS के हवाले से है, और जो उन्होंने बात की रियासत के हवाले से। बिल्कुल इनका हक है ये एहतजाज करें, लेकिन एक चीज़ आप ज़हन में रखें, अनवार साहब आपने भी देखा होगा, इनका एहतजाज एक बड़ा ख़ास टाइम पे होता है। जब भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट आने लगती है, कोई विज़िट होता है, कोई बाहर से मेहमान आते हैं, उस वक्त एहतजाज, इस्लामाबाद में चढ़ाई। अब चूँकि ये कल इनका जो जलसा स्वाबी में है, तो इस्लामाबाद क्यों नहीं आया? कोई इस्लामाबाद कोई यहाँ पे कोई डेलीगेशन नहीं आया हुआ। अगर इधर कोई फॉरेन डेलीगेशन आया होता तो ये इस्लामाबाद का ऐलान कर देते। तो बजाय आप मुल्क, ये आपका हक है, एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, जलसे जुलूस निकालें, लेकिन टाइम का ख्याल करें। जब भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट आते हैं, मुल्क स्टेबल होने लगता है, इस्तेहकाम होने लगता है, इनका एहतजाज होता है। ये मलेशियन डेलीगेशन आया तब हुआ, शी जिनपिंग आया तब हुआ, ये 10 साल पहले की बात है। तो ये इनका अपना और कैसे सियासी तौर पे एकोमोडेट किया जा सकता है? एक अपोजिशन है, एक हुकूमत है, आपने डेमोक्रेसीज देखी, वो ऑपरेट इससे चलती है कि मुख्तलिफ नुक्ता नजर हो, लेकिन लार्जर गोल सेम हो। हाँ, देखें, आए PTI बैठे थे, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, इसी तरह पार्लियामानी कमेटी में भी बैठे हुए थे, जो 26वीं तरमीम के लिए थे, और पहले दिन जो मीटिंग थी इन कैमरा थी, उसके ऊपर PTI ने इत्तफाक भी किया। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, उसमें मैं भी बैठा था। तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिव, बैरिस्टर गौहर साहब को मैं खास तौर पर नाम लेके कहूँगा, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव थे। उन्होंने मुझे मुसवदा दिखाया कि ये 8 पेजेस का मुसवदा है कि हमने तरमीम के ऊपर बड़ी मैंने मेहनत की। ये 26वीं तरमीम, ये 26 के ऊपर उन्होंने, उनकी नीयत तो फिर डिसोन कर दिया। होने के लिए जब वो गए मिलने के लिए अपने लीडर से अडियाला जेल, तो उन्होंने कहा जी, तो उन्होंने कहा कि भैया आपको मैं जेल बैठा हूँ, आप जाके वहाँ बैठ भी गए, हुकूमत को कबूल भी करें कि में बैठे, आप मुसवदा भी लेके आ गए हैं। तो मैंने मुसवदा खुद देखा है, वो पॉजिटिव थे। मैं कहता हूँ PTI में अब भी एक ऐसा ग्रुप है, ऐसे लोग संजीदा हैं जो कहते हैं कि हमें मुल्क के लिए चलना चाहिए, हुकूमत के साथ चलना चाहिए, जो हुकूमत जहाँ अच्छा है उसके साथ साथ दें, जहाँ अच्छे नहीं है कुछ क्रिटिसाइज करें, अपोजिशन का काम है। लेकिन एक जो टोला है जिसको खान साहब खुद लीड करते हैं, वो कहते नहीं बस मेरी कीमत। जुनैद अकबर साहब के उस ग्रुप में फॉल होते हैं। जुनैद साहब बड़े पॉजिटिव आदमी हैं, बड़े बहुत जबरदस्त आदमी है, बड़े जबरदस्त आदमी है, ये समझते हैं, सब लोग समझते हैं, इनके सब लोग। अब अली अमीन गंडा सब मैं सच बताऊं, आपको पता है, वो जब उधर बैठे होते हैं KPP, उनका स्टाइल होता है, मौक़िफ़ होता है, जब प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में बैठते हैं, वहां आके कहते हैं, तो वो कहते हैं जी हम मुल्क के साथ हैं, आपके साथ हम चलने को तैयार हैं। इनकी अपनी मजबूरियां होती हैं, चलती रहती हैं।
लेकिन खान साहब को अब भी चाहिए कि उनको ये समझ आ जाना चाहिए कि PMLN भी आउट इक़्तिदार से बाहर गए, मुल्क से बाहर गए, जिला वतनी हुई, मैनेस हुए, तो उन्होंने आगे मुल्क के लिए चलने दिया। ठीक मुल्क में सिस्टम का हिस्सा बने, सिस्टम का हिस्सा बने, That is इनको important. सिस्टम का हिस्सा बने, उसमें अपना रोल अदा करें और हुकूमत को टफ टाइम दें। 90-91 MNA को कम नहीं है, एक असेंबली में 90 MNA बैठे को कम तादाद नहीं है। जी बहुत बड़ी बड़ी opposition तादाद है, बहुत बड़ी opposition हाँ, है। आप आके अपने इनपुट दें, आप बताएं, हिस्सा लें, हुकूमत को टफ टाइम दें, Important जहाँ अच्छा हो, जो मुल्क का मामला हो, साथ खड़े हो जाए, दुनिया को पैगाम जो है कि यार ये अपने पब्लिक अपने इंटरेस्ट के ऊपर, कौमी नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर इकट्ठे हैं, ठीक तो इसके लिए पाकिस्तान का फायदा होगा। इख्तियार वली साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, फिर जुनेद साहब आप जवाब दीजिएगा जो तारिक अजीज साहब ने बात की। इख्तियार वली साहब वो कह रहे हैं स्वाबी में एक दिन का जो है वो जलसा है, पड़ाव नहीं है, और फिर अगले लाएमल का लेकिन वहां पर ऐलान किया जाएगा। चूंकि आप नौशहरा में हैं और जाहिर बात है आप लोगों का भी बड़ा वहां से गुजरगाह ही है, तो ये स्वाबी का चुनाव किया गया। 8 नवंबर को पिशावर में जलसा होना था, लेकिन वहां नहीं हुआ। आज उन्होंने क्वेटा की बात की है, इन्होंने जुनैद अकबर साहब ने, वहां इजाजत नहीं मिली। बाहर के आप स्वाबी में कर रहे हैं सर। सर करें, देखिए ये जमहूरी मुल्क है, जलसा करें जहां मर्जी करें, लेकिन जिस तरह तारिक भाई ने बात की ना कि जलसे की टाइमिंग वो जब आप रखते हैं ना, जब पाकिस्तान का जहाज रनवे पर टैक्सी करने लगता है, पाकिस्तान उड़ान भरने के करीब होता है। आज आपका जो इन्फ्लेशन रेट था वो 36% से 6.9 पे आ गया, सिंगल डिजिट पे आ गया है। आपका GDP ग्रोथ बढ़ रहा है, बिजली का आज आपने देखा, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है, आपके जो इंटरनेशनल वो मालियाती इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, मूडीज हो गया, फैच हो गया, तो सर सियासी दर्जा हरारत को भी कम करे ना, वैसे भी ठंड का मौसम आ रहा है, वो तो बढ़ रहा है, लेकिन सियासी मौसम गर्म है ना। हम तो चाहते हैं कि देखिए अपोजिशन का एक किरदार हुआ करता था। मैं 34 ईयर से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूं, मैंने एक दिन की छुट्टी नहीं की है। मैंने परवेज मुशर्रफ का दौर भी देखा था, हम उस वक्त 30-35 MNAs थे, बड़ी मुश्किल से। अपोजिशन का अपना एक रोल होता है जी, लेकिन इनको नहीं है। इनका जो लीडर है ना, उसको ये नहीं पता, वो लीडर नहीं है, इनफैक्ट वो सेलिब्रिटी है, वो क्रिकेटर है, ठीक है, उसकी फेम है। तो सर आजकल तो सियासत में सेलिब्रिटीज चल रहे हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप साहब को देखे ना, वो भी सेलिब्रिटी हैं, सदर बन गए। मैं आपको बताता हूँ ना, देखिए एक शोहरत होती है, एक बदनामी होती है, तो दोनों के बीच में एक बारीक बाल का एक लाइन होती है ना। तो जो कि सेलिब्रिटी जो है ना, उसको सेलिब्रिटी रहने दें। लीडरशिप की क्वालिटीज कुछ और होती हैं। ये नहीं होता है कि आप जाके कब्रें खोद के बैठ जाओ, कफन पहन के बैठ जाओ, पार्लियामेंट पे घुस जाओ, आप PTV पे हमला कर दो, आप IMF को लेटर लिख दो कि मुल्क को डिफॉल्ट होने दो, आप अमेरिका के कांग्रेसमैन को बोलो कि हमारे मुल्क पे प्रेशर डालो, अपने आर्मी चीफ को बदनाम करो, अपने चीफ जस्टिस की उसको डिस्ग्रेस करो, सिटिंग चीफ जस्टिस को। मैं इनको चैलेंज करता हूं, पूरी PTI को, जुनैद तो मेरे भाई हैं, पूरी PTI को चैलेंज देता हूं, आप सिटिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ करें ना, जरा उनके खिलाफ नारा लगाएं, जरा उनके खिलाफ आप नहीं सर, आप क्यों इनको उकसाना चाह रहे हैं सर? जिस तरह मैं उकसा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें गट्स कितने। आप सिटिंग जो आपके आर्मी चीफ है, उनके खिलाफ एक नारा लगाएं ना, ठीक, जरा लगाएं, उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ लगाएं, जिस तरह आपने कहा। नहीं मेरे ख्याल में आप सही कह रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है वो नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन नहीं, ये होना नहीं चाहिए, ये डबल स्टैंडर्ड है। जब बंदा इक़्तिदार में होता है, कुर्सी पर होता है, आप उसको बाप भी मानते हो, मैं इनसे जुनैद अकबर साहब से पूछा, तो जो आपने नुक्ता उठाया, लेकिन द मोमेंट जब वो कुर्सी से हट जाते हैं तो आप उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं। दिस इज नॉट राइट वे। दिस इज नॉट राइट। जुनैद अकबर साहब, आपकी जो माजी है एहतजाज का, उस पे मोतरेज हैं। आपने सुना इख्तियार वली साहब और तारिक अजीज साहब, और वो हवाले देते हैं कि वायलेंट हो जाता है, लेकिन जाहिर बात है आपका फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन असम्बली आप लोगों का राइट है जो कि आइन देता है। ग्रोहबंदी की भी बात की है तारिक अजीज साहब ने, आप पहले वैसे कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं। अली अमीन गड्डापुर साहब को अब वो जिम्मेदारी जो है वो शायद खटक साहब को मिल गई है, आपके कौमी असम्बली में कुलीग हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई धड़ेबंदी नहीं है, कोई ग्रोहबंदी नहीं है, और अपोजिशन को अपना किरदार पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर अदा करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, मैं तो कभी ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुपबंदी नहीं है, इख्तिलाफ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमेशा ग्रुपबंदी रही है और इख्तिलाफ रहा है, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी है जी, हम कोई सियासी नौकर नहीं है, सियासी वर्कर है। हमें इख्तिलाफ राय का हक है और इख्तिलाफ राय का इजहार हम हर टाइम कहते हैं, इख्तिलाफ रखते हैं। ये मेरे दोनों भाई है, मेरे लिए मुहतरम है,
लेकिन कि इनकी पार्टी में क्योंकि ये मखसूस खानदान के नीचे हमेशा उसने वक्त गुजारा तारिक अजीज साहब है, जर्नलिस्ट है, ये नून लीग में नहीं है। आपने नहीं मैं है, लेकिन हमदर्दियां हैं ना, वो तारिक भाई की भी हमदर्दियां मैंने तो हैं। खुद मैंने गवाही दी है कि वो उनका पॉजिटिव एटीट्यूड था, मैंने खुद देखा है। तो सर जी, ये पॉलिटिकल पार्टी में और उसमें ये हम कोई फोर्स नहीं है कि हम में डिसिप्लिन होगी। तो जब इख्तिलाफ राय और हर बंदे को आगे बढ़ने का मौका हो तो फिर उसमें इख्तिलाफ होती है। अच्छा। यहाँ पर तो मरियम नवाज होगी, उसका बेटा आएगा, पहले उसका नवासा आएगा, फिर भट्टू होगा, फिर बिलावल होगा, फिर बेनजीर होगी, फिर उसका बेटा होगा। चाहे जो भी हो, भट्टू का नाम देंगे तो वो करेंगे, बाकी ने तो गुलामी करनी है। तो जब हर बंदे को आगे बढ़ने का मौका होता है तो इख्तिलाफ होता है। जिस तरह हमारे महमूद खान को देख के वो चीफ मिनिस्टर बना, बुजदार बना, इस तरह की लोग बन के जो तस्वुर थे, हम लोअर मिडिल क्लास के लोग आज हम वैसे आपको तवक्को थी कि महमूद खान साहब और बुजदार साहब बनेंगे? नहीं, यही तो मैं बात कर रहा हूँ ना कि यहाँ पर तवक्को नहीं हो कि हर बंदे को आगे बढ़ने का, हर बंदा कोशिश करता है। जब आगे बढ़ने की कोशिश होता है तो इख्तिलाफ राय होती है। सही। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, लेकिन वोट इमरान खान का है, जो इमरान खान साहब के साथ जुड़े रहेगा, कौम उसके साथ होगी। जो इसके आगे भी ये जाएगा वो फारिग होगा। जिस तरह बड़े बड़े नाम थे लोगों का, यही इरादा। अभी आपने महमूद खान साहब का भी नाम लिया ना? मैं कह रहा हूँ जो परवेज खटक साहब को देख के, जहांगीर तरीन साहब जो खान के साथ गए हैं, वो कौम उसके साथ होगी। और मेरे भाई तारिक भाई ने इस बात से ही की कि यार हमें अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए। और इफ्तार वली साहब ने भी कहा कि मुशर्रफ के टाइम में कभी पार्लियामेंट के अंदर जो है नकाबपोश नहीं आए, कभी एमएनएस को घसीटा नहीं गया, कभी बिल के लिए पैसे आपको नहीं दिए गए, कभी कई खवातीन को नहीं उठाया कि आपने वोट देना। तो जब जमहूरियत रवैये होंगे तो जमहूरियत, ये इंपॉर्टेंट बात हमें दीवार से लगाएंगे। आप हमें दीवार से लगाएंगे। आप कानून साजी कभी 25वीं आईनी तरमीम, इससे पहले 25वीं आईनी तरमीम में मैंने वोट दिया था। अच्छा। हुकूमत का बिल था, हमें कन्विंस किया गया, हमें समझाया गया कि ये मफाद में है, हम अपोजिशन में थे, हमने वोट दिया। कभी नहीं आई थी, कभी बीवीएम को नहीं उठाया गया था, बच्चों को नहीं उठाया गया। जुनेद भाई मेरे साथ रहे, ये मैं इसका जवाब ले लो। इख्तियार वली साहब, ये सर नुकता अहम है कि एक तो मुशावरत होनी चाहिए। उनका 25वीं तरमीम हुकूमती बिल था, मैंने इसको सपोर्ट किया। दूसरा उन्होंने कहा, आपने मुशर्रफ दौर का हवाला किया, वो कहते हैं ज्यादा जुल्म हो रहा है हमारे साथ। आपने सुन ली सारी जो बातें की हैं टुवर्ड्स द एंड। इख्तियार वली साहब, आप जुनेद भाई ने बात की, आई विश, ये मेरे ख्याल में उस वक्त पॉलिटिक्स में नहीं थे। आई विश आप अगर कुलसूम नवाज की वो तस्वीर और वो वीडियो अगर अपनी टीवी पे चला दें, जब उनकी गाड़ी को रस्सी से बांधकर क्रेन के जरिए उठा लिया गया था जी। आपने अभी देखा ही क्या है जुनेद भाई, आपने सख्तियां नहीं देखी हैं। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। अब डराएं तो मत, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत डरा मैं नहीं चाहता। जी जी जी, मैं नहीं चाहता, मैं बीइंग अ डेमोक्रेट एंड बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि जिन सख्तियों से हम गुजरे हैं, ये उन सख्तियों से गुजरे, जिस मारपीट से हम गुजरे हैं। आई हैव गॉन थ्रू नील एक्सट्रैक्शन, मेरे नाखून निकाले गए हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी दूसरे हमवतन के साथ इस तरह हो, हम कभी भी नहीं चाहेंगे। लेकिन याद रखें कि जिस रास्ते पे आपका लीडर चलता है ना, आप कहते हैं कि हमारी पार्टी में ये मेरिट है, वो मेरिट नहीं है। आपकी पार्टी में मेरिट ये है कि जो सबसे बड़ा नालायक होता है उसको किसी सूबे का वजीर आला बना दिया जाता है, और जो सबसे बड़ा नालायक होता है उसको सबसे बड़े सूबे का वसीम अकरम प्लस बना के वजीर आला बना दिया जाता है। कंट्रीब्यूशन ये तो उसके दौरे, ये तो शिकवा जवाबी शिकवा हो गया। बार का प्रोग्राम के हिस्से का वक्त खत्म हो जाता है। मुल्की साथ साथ आने वाले दिनों में देखेंगे ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन हम तो दुआ गो हैं कि जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। बहुत शुक्रिया तारिक अजीज साहब आपका, बहुत शुक्रिया जनाब जुनैद अकबर साहब, और बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हम मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे होंगे। आर्टिकल 370 जो जुदागाना हैसियत देती, उस हवाले से करारदाद पास की मकबूजा कश्मीर की असम्बली ने, लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म ने एक ऐलान किया, बयान दिया, उस पर बात करेंगे। और जरा अमरीकी सदारती इंतखाब के मुख्तलिफ जहतों को भी डिस्कस करेंगे। वक्फे का वक्फा ले लीजिए। मालूमात तक रसाई अवाम का बुनियादी आइनी हक। खबर
चाहे सियासी हो, मुआशी हो या फिर समाजी। पस पर्दा हकायक जाने बगैर कोई तज्जिया हतमी नहीं। आज की डिजिटल दुनिया में खबर की रवायती तशहीर अब मुमकिन नहीं। ऐसे हालात में हम पहुंचाएंगे आप तक खबर के असल मुहर्रिकात और निशाना बनाएंगे उन क्यासराइयों को जिनकी धूल हकायक पर पड़ी रहे। सियासत टुनाइट अमीन हफीज और रिजवान रजी के मुनफरिद अंदाज में शमाइला चौधरी के साथ। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है इंतहाई मारूफ एनालिस्ट हैं डॉक्टर आदिल नजम साहब। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वक्त दिया। और डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, अ वेरी नोटेड एनालिस्ट और पाकिस्तान टेलीविज़न का हिस्सा भी रही हैं। तो डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, आपको भी फॉर्मो वेलकम। गुफ्तगू का आगाज़ हम करना चाहेंगे डॉक्टर आदिल नजम साहब आपसे। सर, आपसे गुफ्तगू हो रही थी जब भी अमरीकी सदारती इंतखाबात नहीं हुए थे, होने थे, और मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू चूज़ टू पिक कि कौन 5 नवंबर के इलेक्शन में जीतेगा, क्योंकि मुकाबला बड़ा सख्त है। लेकिन सर, नताइज ने तो बिल्कुल ही गेम ही पलट दी। वो तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो स्विंग स्टेट्स भी जीत ली जिन पे सब तकिया था। जो डेमोक्रेट्स के वोट्स थे वो भी उनको पड़ गए। साथ में सेनेट में भी सबकत हासिल कर ली, कांग्रेस में भी, और एक रिकॉर्ड बना लिया कि 132 ईयर्स के बाद के एक सदर जो एक टर्म जीता हो, फिर एक हारा और फिर तीसरी दफ़ा जीत जाए। क्या कहेंगे डॉक्टर आदिल साहब, ये कैसा हुआ, ये तमाम चीज़ें कैसे बदल गई? मैं गुजारिश करूंगा अदब के सबके साथ कि कुछ नहीं बदला। ये क्लोज इलेक्शन ही थी। ये मेरे ख्याल में हम जोश में जीतने वाला वैसे भी जरा अच्छा लगने लगता है, लेकिन ये तो बड़ी क्लोज इलेक्शन थी ना। डोनाल्ड ट्रंप को पड़े हैं 50% वोट, और मैं ये नहीं कह रहा कि कामला जीते तो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं जी। देखना, जो स्विंग था, स्विंग का मतलब यही होता है ना कि किसी तरफ चले जाए। हुआ सिर्फ ये कि वो स्विंग डोनाल्ड ट्रंप की तरफ चला गया। लेकिन जो स्विंग स्टेट है, मिशिगन में वो जीते हैं बाय 1.2%, विस्कॉन्सिन में वो जीते हैं बाय 1.4%। पूरे अमेरिका में जो फर्क है वो है कि 50% वोट जो है वो पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप का, और तकरीबन 47 पॉइंट समथिंग जो है वो कामला हैरिस का। सो डोनाल्ड ट्रंप साहब वाजे तौर पे जीते हैं। जितनी स्विंग स्टेट्स थी वो उनकी तरफ स्विंग हुई हैं। और मैं ये पार्टिजन बात नहीं कर रहा, मैं बताता हूँ क्यों ये जरूरी है। हम मेरे ख्याल में बहुत ही जोशीले हो गए। अगर आप हमारा मीडिया सोचें तो मैं बारी बारी यहाँ लफ्ज सुनता हूँ कि जी लैंडस्लाइड। ये लैंडस्लाइड नहीं होता। जब 2% का फर्क हो तो वो मार्जिन ऑफ एरर होता है। और इसके कहने का मकसद ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े बुरे हैं या अच्छे हैं, या कामला हैरिस ऑलरेडी वीक कैंडिडेट थी। मतलब ये है कि अमेरिका जितना डिवाइडेड था 3 दिन पहले, वो आज उतना ही डिवाइडेड है। सो आधे अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं दिया। आधा अमेरिका इस वक्त सोग में, आधा अमेरिका जो है वो जश्न में। और मसला जो अमेरिका का सबसे बड़ा है वो यही है कि हमारी तरह हमारा भी यही मसला है कि वो एक डिवाइडेड सोसाइटी है, वो एक ब्रोकन सोसाइटी है, वो एक एंग्स्ट रिडन सोसाइटी है। उस एंग्स्ट का कोई पे फर्क नहीं पड़ा। ये जरूर हुआ है, जो टू गिव हिम क्रेडिट, ये जरूर हुआ है कि जो स्विंग था, देखो ना, स्विंग थी 7-8 स्टेट्स जी। नाउ वन सिनेरियो वाज कि वो सारी की सारी कामला को चली जाती, अनदर वाज कि कुछ इधर जाती कुछ उधर जाती। हुआ ये है कि ऑल ऑफ देम हैव स्वंग टुवर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप। अगर आप नक्शा देखें तो मेरे ख्याल में हम बिल्कुल, मेरे आप कहें तो मैं अभी लगा देता हूं नक्शा। अगर आप आज का नक्शा देखें अमेरिका इलेक्शन का, वो एग्जैक्टली वही है जो 2016 में था। बिल्कुल वही स्टेट्स, बिल्कुल उसी मार्जिन से। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उनके पास 320 मेरे ख्याल में इलेक्टेड वोट्स थे, और वो वही नक्शा है तकरीबन जो 2020 में था बाइडेन का। सो अमेरिका जो है वो एक अरसे से डिवाइडेड सोसाइटी है। इस बार उसका स्विंग हुआ है। असली जो कहानी, मुझे एक गुजारिश, यू आर एग्जैक्टली राइट, इज असली कहानी ये है, इज नॉट डोनाल्ड ट्रंप। वो तो उतनी डिवाइडेड है कि इस स्विंग में, क्योंकि तमाम तर स्विंग रिपब्लिकन की तरफ जा रहा है, सेनेट जो है उसका कंट्रोल रिपब्लिकन के पास आ गया। हाउस का अभी तक पता नहीं है, लेकिन लगता ही है कि वो भी उनके पास आ जाए। नाउ वो भी कंट्रोल तकरीबन 51, 49, 52, 48 का होगा।
लेकिन दैट इज व्हाट गिव्स हिम पावर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज अमेरिका जो है उसने कह दिया है कि जनाब हम तो दिल खोल के जो है ना पूरा अमेरिका इसके पीछे है। अमेरिका का हिज बिगेस्ट प्रॉब्लम विल रिमेन अ डिवाइडेड सोसाइटी। एंड वो अगर कमला हैरिस आती तो वो भी यही होती है। अगर वो आती है, एक जुमले का और फिर मैं आई प्रॉमिस टू शट अप, अगर कमला हैरिस आती हैं तो आप बिल्कुल यही बात कहते हैं कि जी उन्होंने तारीख बना दी है, पहली बार एक औरत आ गई है। वैसे तारीख तो बना लेती ना सर। हाँ? ये मैं तो हमने डॉक्टर उमा बकाई से, जो कि आपने खातून की बात की है, डॉक्टर साहब 2016 में उनके मद्दे मुकाबले हिलरी क्लिंटन थी और तमाम तजिया निगार करते कि क्या अमेरिका में खातून सदर मुंतखब हो सकती हैं, नहीं हुई। 2024 में कमला हैरिस थी, क्या स्याह फाम खातून अमेरिकी सदर बन सकती हैं, वो भी नाकाम रही। आप किस तरह देख रही हैं ये जो डिसीजन अमेरिकन पब्लिक ने दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जिनका जो एक रियलिटी शो के स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं, रियल एस्टेट के टाइकून हैं, और कहते हैं ही इज आउटसाइडर, मतलब पार्ट ऑफ द सिस्टम नहीं है, लेकिन वो दोबारा व्हाइट हाउस के नए मकीन बनने जा रहे हैं। देखिए, मैं आदिल नजम साहब की व्यू की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन सियासत में परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी। और ये बात तो तय है ना कि तमाम तर सपोर्ट के, तमाम तर डीप स्टेट की सपोर्ट के, तमाम तर थिंक टैंक की सपोर्ट के, मीडिया की डार्लिंग थी कमला हैरिस, और आखिरी वक्त तक मीडिया आपको ये परसेप्शन देता रहा कि जी इट्स अ नेक टू नेक इलेक्शन। एसेंशियली ग्राउंड पे वो नेक टू नेक इलेक्शन नहीं था। जाहिर है कि कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन ट्रंप ने अब के 2016 से ज्यादा गेन किए हैं। उन्होंने इलेक्टोरल वोट भी लिया है, उन्होंने पॉपुलर वोट भी लिया है। और सियासत जो होती है वो नैरेटिव की जंग होती है। तो और बिलखुसूस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, नैरेटिव की जंग में मेरा ख्याल है कमला हैरिस बुरी तरह हारी हैं। और मैं वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो मेल अल्फा वोट है उसकी तादाद ट्रंप के लिए बहुत बड़ी है, और जिस फेमिनिस्ट वोट की उम्मीद कर रही थी कमला हैरिस अपनी पूरी कैंपेन को रिप्रोडक्टिव राइट्स और अबॉर्शन राइट्स के ऊपर पिवट करके, वहाँ वो कमजोर पड़ी है। इसके अलावा जो मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स है और जो बाइडेन का बैगेज था बुरी गवर्नेंस का, बुरी सियासत का, वो उन्हें ले बैठा है। आप लोगों ने 2020 में अमेरिका ने कहा था जी कि ट्रम्पिज्म खत्म हो गया, ट्रंप को डिफीट कर दिया गया, लेकिन जो ट्रम्पिज्म जिसको आप बुरा कहते थे उसको रिपब्लिकन ने दोबारा उसी कैंडिडेट को लाए। क्योंकि उन्हें पता था कि यही डिविसिव पॉलिटिक्स उन्हें व्हाइट हाउस दिलवाएगी, और वो डिविसिव पॉलिटिक्स ने उन्हें व्हाइट हाउस दिलवाया, वरना वो किसी और कैंडिडेट को फीड कर दे। फिर जी ट्रंप के साथ तो एक पूरा बैगेज था, कैपिटल हिल के अटैक का बैगेज था, और भी बहुत सारी चीजें थी, बट दे फील्डेड द सेम कैंडिडेट एंड ही गॉट देम द व्हाइट हाउस। और ये बात है तो आप इनकार नहीं कर सकते कि अगर उनको कांग्रेस भी मिल गई जिसके इशारे मिल रहे हैं, तो ही विल बी प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट यूएस हैज सीन इन इयर्स। एग्जैक्टली डॉक्टर, ये आपने बड़ा अहम नुकता उठाया डॉक्टर साहब। डॉक्टर उमा बकाई का कहना है ही विल बी द मोस्ट पावरफुल यूएस प्रेसिडेंट, और उन्होंने अपनी कुछ पॉलिसीज भी आउटलाइन की हैं। उनका देयर विल बी नो वॉर, और अमेरिका के बॉर्डर्स फिक्स किए जाएंगे, अमेरिका कम्स फर्स्ट। इन चीजों ने ज्यादा अपील की है, और इकोनॉमी की भी टर्न अराउंड की भी बात की है। जी, आई मीन आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद डॉक्टर बकाई। डॉक्टर बकाई बिल्कुल सही कह रही है। देखें, ट्रंप जीते हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बी केयरफुल। ये ऐसी जीत नहीं है कि अमेरिका आज बदल गया, अमेरिका उतना ही डिवाइडेड है। कल जब सुबह होगी जो हुई है, तो अमेरिकन एंगस्ट जो है वो वही है, और इन सारे इश्यूज पे है। सो ऐसा नहीं है कि एक जो है अमेरिका ने यक जुबान होके कोई बात कह दी है। जब क्लोज इलेक्शन होता है तो किसी ने तो जीतना था, वो 2% से ये जीत गए। पिछली बार आप अगर पिछली सारी इलेक्शन देखें, वो 2% से जीती जाती हैं। बाइडेन साहब भी तकरीबन 3-4% से जीते थे। ट्रंप जब पिछली बार जीते थे वो भी 2% से जीते थे। असली जो क्वेश्चन है वो यही है कि नॉट ओनली डज ही हैव कंट्रोल, लेकिन उसके अलावा भी एक मेरे ख्याल में इसमें बात है, वो ये है कि क्योंकि वो सेकंड टाइम आ रहे हैं, और वो इस बार तैयारी 4 साल जो है वो तैयारी करते रहे हैं अपनी सेकंड टर्म की। चाहे वो बदला लें या ना लें, ये अब तारीख बताएगी। विल ही बी अ वेंचफुल प्रेसिडेंट, और विल बी ही बी लुकिंग एट हिज लेगेसी? इसका फैसला तारीख करेगी। लेकिन दिस टाइम ही इज इवन मोर डिटरमिन्ड
कि वो अपने एजेंडे को बुलडोज करें। पिछली बार कम से कम रिपब्लिकन पार्टी ने वाइस प्रेसिडेंट में, दूसरे सीनियर हुकाम में उन पे कुछ ना कुछ चेक्स डाले हुए थे कि वो जो सुबह ट्वीट करते थे उसको फिर रोक दिया जाता था। जी। अब मुस्लिम बैन कहाँ जाएगा? उनका जो है वो प्लान जो है, जो उन्होंने अनाउंस किया है कि जी जो भी बच्चे थे जिन्होंने हमास के हक में मुजाहरा किया, मैं उनको मुल्क बदर कर दूंगा। Now I don't know whether he will do that, given कि उनके लिए लगता है कुछ मुसलमानों ने भी बहुत सारा वोट दिया। Exactly. So for all those reasons he has now the power to do things, as well as इस बार वो तैयारी करके आए हैं, जो हम सुनते हैं प्रोजेक्ट 2025 के मैंने इस गवर्नमेंट को डिसमेंटल करना है। जहां तक बात है कि वो क्यों हुआ, आई थिंक उसमें इकोनॉमी का है, हालांकि यूएस इकोनॉमी इज डूइंग फेयरली वेल। इमिग्रेशन का बहुत बड़ा ताल्लुक है, जिसको वोक एजेंडा कहते हैं उसका बहुत बड़ा ताल्लुक है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा ताल्लुक जो है वो इलॉन मस्क का है जी, उनका नाम भी लिया। बिल्कुल। किस्म की वेल्थ, राइट, उस किस्म की वेल्थ जो चीज किसी भी तौर में आप गैर कानूनी कहेंगे कि पूरा एक मोस्ट पावरफुल मीडिया जो है वो टोटली उधर होती है, लेकिन जो उन्होंने कहा कि मैं जो वोट देगा उसको मैं दूंगा $100 और वो दिए। सही कह रहे, वो भी बड़ा अटैक। मैं एक और भी नुक्ता लेना चाहूंगा आपकी इजाजत से डॉक्टर हुमा बकाई साहब। मकबूजा कश्मीर के वाले से भी आपकी राय लेना चाहूंगा। वहाँ इंतखाबात हुए और उमर अब्दुल्ला वजीर आला है, करारदाद लेकर आए हैं मकबूजा कश्मीर की असम्बली ने 370 आर्टिकल जो उसकी बहाली के हवाले से। लेकिन भारतीय वजीर आजम जो कि काफ़ी उनकी कुर्बतें भी हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब से, उन्होंने कहा है कि इट्स अ क्लोज चैप्टर। क्या कहेंगी उस हवाले से? इस वक्त रिस्टोर की कन्वर्जेंस वाशिंगटन और न्यू दिल्ली के लिए जरूरी बन गई है इस खित्ते में बिलखुसूस और एशिया पैसिफिक में बिलअमूम टू काउंटर चाइना। तो आई डोंट थिंक कि वो कश्मीर पे दे वुड वांट टू रब इंडिया द रॉन्ग वे। उनकी एक स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस है। इनफैक्ट अब देखिए मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट से अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं तो ब्रुकिंग्स ने इस वक्त उनको ये मशवरा दिया है, डी प्रायोरिटाइज एंड डिसएंटेंगल, यानी मिडल ईस्ट की जंग से भी अपने आप को बाहर निकालें और उसकी अहमियत कम करें, ताकि आपका फोकस आपके बड़े पिक्चर जो है उसमें आप चाइना को काउंटर कर सके। तो मिडल ईस्ट में भी आप चेंज ऑफ पॉलिसी देखेंगे, जिसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो इजराइल की पुष्टपनाही छोड़ देंगे। और यूक्रेन और रशिया में तो चेंज देखेंगे। इस खित्ते में इंडिया को वो कभी भी इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, उसमें वो उनको नाराज नहीं करेंगे। वो उनका स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। और फिर इंडिया इज अ राइजिंग इकोनॉमी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस हैं वो इतने ज्यादा हैं अमेरिका के और इंडिया के कि वो क्यों कश्मीर के लिए मोदी को नाराज करेंगे। मोदी इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर, उनको मोदी की जरूरत है। और फिर इंडिया बड़ी हार्ड हेजिंग खेलता है जी। इंडिया वॉशिंगटन के साथ कन्वर्जेंस में है, लेकिन मोदी इलेक्शन जीत के रशिया भी जाता है, यूक्रेन भी जाता है, रशिया के लिए कुछ बुरा नहीं कहता है, ईरान में जाके फारसी के शेर पढ़ता है। तो इंडिया इज अ कंट्री जिसको अमेरिका नाराज नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये सवाल आपने तो ये जाहिर बात है अमेरिका का कहा, लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपसे और फिर डॉक्टर आदिल साहब आप भी जवाब दीजिएगा कि नरेंद्र मोदी को जो 2024 से भारतीय इंतखाबात में कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली, उनकी तो नारा था इसकी बार 400 से पार। फिर जो मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात हुए हैं वहां पर भी मार पड़ी है, सिर्फ 90 में से 22 नशस्तें ले सके। बीजेपी और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है वो वहां पर जो है इत्तेहाद हुआ है। तो उनकी पोजीशन तो विज़वी पब्लिक मैंडेट कमजोर पड़ी है, जिस तरह के भी इंतखाबात कराए गए। डॉक्टर उमा बकाई साहिबा जी, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं। मोदी कम वोटों के साथ वापस आए, लेकिन वापस आए। और ये जमहूरियत की खूबसूरती होती है कि जमहूरियत मोदी जैसी टेंडेंसीज को बेड़ी डाल देती जी। जिस तरह उसने ट्रम्प की टेंडेंसीज को एक दफा बेड़ी डाली, लेकिन फिर कंधों पे उठा के वापस लाए। जहां तक मकबूजा कश्मीर की बात है जी, वहां पे जिन रेजोल्यूशन के बाद इलेक्शंस हुए हैं वो सारी हुए सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो वो हमारे साथ हैं, हमारे इलेक्शन का हिस्सा है, और वहाँ हुकूमत बन गई और हम हार गए। लेकिन उनका जो बयानी था डॉक्टर आदिल नजम साहब 370 के हवाले से, उनको तो वोट नहीं पड़ा ना, फिर उस हवाले से 22 नशस्तें जीती ना सर जी। लेकिन मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बात कह रही है। आई एम मोर सरप्राइज कि वो रेजोल्यूशन आई। जहां आपकी इलेक्शन की बात है, देयर आई मे स्लाइटली लेस ऑप्टिमिस्टिक देन हुमा। वो इसलिए कि देखें इस साल जो है ये बहुत सारी इलेक्शन हुई है दुनिया में। जो 30 क्लियर इलेक्शंस हुई हैं, 30 की 30 में 30 आउट ऑफ 30 आई थिंक वी आर लिविंग थ्रू, अमेरिका शमरीका छोड़ दें,
पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी है, इट इज टर्निंग आउट टू बी प्रॉब्लमैटिक, नॉट फिट फॉर पर्पस। मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी नहीं चाहिए लोगों को, लोग डेमोक्रेसी मांग रहे हैं लेकिन ज्यादा मांग रहे हैं। 30 की 30 इलेक्शंस में जो भी इनकम्बेंट पार्टी थी लॉस्ट वोट्स। यस, हर मुल्क में ये, और ये इसमें खुशी की कोई बात नहीं है। आखिरी बार व्हेन वी हैड एनीथिंग नियर लाइक दिस वाज राइट बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और जब से ये डेटा कलेक्ट किया जा रहा है विच इज अबाउट 95 इयर्स, पहली बार है कि ऑल ऑफ देम, कि दुनिया भर में जहां जहां भी इलेक्शन हुई है, द इनकम्बेंट पार्टी, चाहे वो ब्रिटेन में हो, चाहे वो फ्रांस में हो, चाहे वो भारत में हो, चाहे पिछले हफ्ते जॉर्जिया में हो, चाहे उससे पहले भारत में हो, पाकिस्तान में हो, जो भी इनकम्बेंट पार्टी है इट लूजेस ग्राउंड। मतलब ये है कि पूरी दुनिया में देयर इज अ मूव ऑफ रेजिस्टेंस टू नॉर्मल पॉलिटिक्स, जिसको आप मेन स्ट्रीम कह लेंगे लेकिन जो मर्जी कह लें। जब इतना गुस्सा, इतना फ्रस्ट्रेशन आता है, यूएस की इलेक्शन वाज अ गुस्से की इलेक्शन, भारत की इलेक्शन में वो हारे नहीं, लेकिन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग इज डेंट पड़ा उनकी, सब बिल्कुल उनकी। और इवन मकबूजा कश्मीर में भी जो सर उनका बयानिया था 370 का, वो भी पिटा है ना, क्योंकि लोगों ने तो वोट कर दिया ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में था हम रिवाइव करेंगे इसको, तो इसका मतलब जो भी शैम इलेक्शंस में लोगों ने वोट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस बात पे। ठीक है, हाँ, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि रियल पॉलिटिक्स में, एज डॉक्टर साहब से, उसका ये मतलब नहीं है कि अब वो कहेंगे अच्छा यार फिर हम वापस ले लेते हैं। हाँ नहीं, वो तो उन्होंने कहा है कि वो तो आज उन्होंने अपनी बात पे डटे हुए हैं। बार के आपका और हाँ, मेरी नजर में, क्योंकि आई एम नॉट अ रियलिस्ट ऑन दीज थिंग्स, आई थिंक हम एक बड़े मुश्किल मोड़ पे हैं। नाज़ुक पता नहीं होता है कि नहीं, दुनिया भर में, कि दुनिया भर में ऑल पॉलिटिक्स एवरीवेयर इज बीइंग डिफाइंड बाय एंगर, और एंगर और बिटरनेस की पॉलिटिक्स जो है वो अगर आपके हक में भी हो किसी मुल्क में, वो दुनिया के लिए अच्छी नहीं होती। ये बड़ा अहम नुक्ता है सर आपका। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आदिल नज़म साहब, डॉक्टर हुमा बकाई साहब, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों ने बड़ा इंसाइटफुल एनालिसिस दिया। अहम इश्यूज़ हैं खारजा उमूर पर, व्यूअर्स हम खारजी उमूर और दाखिली उमूर पर गुफ्तगू करते रहेंगे। आज के लिए यही कुछ, अपना फीडबैक दीजिएगा। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त, बार वक्त।